अस्सलाम वालेकुम। यासीन्सएनालिसिस.com के प्लेटफॉर्म पे, जो कि यूट्यूब चैनल का एक हिस्सा है एनआई ऑन मार्केट का, आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। 3-4 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इवेंट था वो अभी हम उसको कंपाइल कर लेते हैं और देखते हैं कि इन 4-5 दिनों में मार्केट में क्या सूरत हाल बर्पा हुई। आज 13 अगस्त है, हमारा यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, और कल 14 अगस्त होगा और 74वां यौम आज़ादी हम सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपसे पहले भी ये कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की खिदमत किस तरीके से कर सकते हैं, ना कि हम सिर्फ इस बात का रोना रोते रहें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। हम पाकिस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट हैं, हम पाकिस्तान का एक हिस्सा हैं। जिस तरीके से इस घर का, इस दफ्तर का हम एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं किसी भी दफ्तर और अपने घर के, हम अपने दफ्तर को, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उसको, उसकी देखभाल करते हैं। इसी तरीके से ये पाकिस्तान मुल्क, चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज़ हों, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सरहद हो, सिंध हो, KPK हो, या गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलाके हों, ये तमाम पाकिस्तान के जो एक अटूट अंग है, पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको हम यही कह सकते हैं कि आज़ादी की कदर सिर्फ वही शख्स ज़्यादा बेहतर तौर पर कर सकता है जो ग़ुलामी के दौर से निकल कर आया हो। आज हम ये देख रहे हैं कि 1947 के बाद आज हम 3rd और 4th जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे फोर फादर्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान बनाने की कोशिशें की, कुर्बानियाँ दी, अपनी तमाम जायदाद, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर पाकिस्तान मुंतकिल हुए, यहाँ पर हिजरत उन्होंने की, वो इस हकीकत को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते होंगे। अब बहुत कम ऐसे लोग अब हमारे पाकिस्तान में रह गए जो उस जनरेशन के रहे हों जिन्होंने पाकिस्तान बनने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था। आज हम ये देख रहे हैं तकरीबन 60 to 70% जो आबादी है वो 25 साल या 30 साल के लगभग है, और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम बुजुर्ग जो 14 अगस्त 1947 में थे, आज वो 10 और 20% तक उनकी आबादी रह गई होगी। उनकी हमें कदर करनी चाहिए और उनकी दी हुई कुर्बानियों का जो सिला हम हासिल कर रहे हैं पाकिस्तान की शक्ल में, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ बेनिफिट करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। चाहे आप ये कह सकती है कि ये यूट्यूब चैनल के थ्रू अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक छोटा सा, एक अदना सा एक कोशिश है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से, दुनिया की स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान का क्या पार्ट प्ले कर सकता है, इस हवाले से जो मेरी कोशिश है, मैं कोशिश समझता हूँ कि शायद इससे भी कुछ पाकिस्तान की खिदमत हो सकती हो। तो बहरहाल आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त हो जाएगा। आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हो, और इस अहद के साथ इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें कि अगला साल हम कुछ करके दिखाएंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएंगे। जिस तरीके से हमारे 2 हीरो सामने आए ओलंपिक्स में, नदीम अशरफ और तलहा तालिब, ये 2 बड़े एक नए हीरो क्रिएट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम ये कह सकते हैं, हम इनको सल्यूट करते हैं कि इन्होंने ओलंपिक्स में, ठीक है मेडल हासिल नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान का झंडा इन्होंने सरबुलंद किया और पाकिस्तान का अलम दिखाया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान भी ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए इन्होंने तमगात तो हासिल नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान का नाम जिस तरीके से इन्होंने रोशन किया है, हमारी तरफ से इनको सलाम हम पेश करते हैं। और इसी तरीके से हम तमाम कौम के लोगों को, मेरी ये गुजारिश है कि हमेशा ये कोशिश करें कि जो कल गुजर गया उसको भूल जाएं, आने वाले कल को बेहतर करने के लिए कोशिश करें। ये हमारा अहद होना चाहिए 14 अगस्त के हवाले से। बहरहाल मार्केट के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुश खबरी है आज कि $2.8 बिलियन का अनकंडीशनल पैकेज पास हुआ है IMF की तरफ से। $650 बिलियन IMF ने ऐलान किया है कि वो पूरी दुनिया के जो छोटे बड़े ममालिक हैं, ये पैंडेमिक कोरोना वायरस के हवाले से जिस तरीके से आवाम एक मुश्किलात से गुजर रही है, एक अताब का शिकार हुई, उस हवाले से एक $2.8 बिलियन की जो पैकेज है, जो IMF पाकिस्तान
पाकिस्तान को दे रहा है और वो अनकंडीशनल है, दिस इज वेरी गुड। और इसमें ये भी नहीं है कि जनाब इसको रिटर्न करना पड़ेगा या रिटर्न करेंगे तो सर्टेन परसेंटेज इसमें देना पड़ेगा। अभी अनकंडीशनल $2.8 बिलियन पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ये जमा हो जाएंगे 23 अगस्त को। इट्स अ वेरी गुड गेस्चर है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास जो फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन क्रिएट रहती है अक्सर, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बहरहाल ये अच्छी खबर है। इसके साथ ही हमारे पास ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से जो 1.6 ट्रिलियन रुपीस का पैकेज है, इस पे थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं इस IMF की जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं, इस हवाले से हमारी हुकूमत के जो लोग हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है KPP, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर किस तरीके से हम अपने नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, नौजवानों को एक नया अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके सिखा सकते हैं, एक नया संग मील उबूल करने के लिए हम उनको क्या कुछ दे सकते हैं, इस हवाले से जो रिजर्वेशन है फॉरेन लेंडर्स के, उस पर काम हो रहा है। तो बहरहाल ये बड़ा गुड गेस्चर है, गुडविल गेस्चर है कि $2.8 बिलियन हमें मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो $6 बिलियन के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से जो बातचीत चल रही है, जो कि एक पेंडिंग का शिकार है, इस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि $6 बिलियन जो फॉरेन लेंडर्स हैं, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो IMF की तरफ से हमें मिलनी है, वो अभी क्यों नहीं मिल पा रही है, इस हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा और उसमें हमें इसका मुताला भी करना पड़ेगा, ऐसी क्या कबाहत है और क्या परेशानी है जो कि $6 बिलियन जो कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, जो कि रेसिस में है। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है जुडिशल कमीशन के हवाले से। पाकिस्तान जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई खातून, जो पहली बार पाकिस्तान की एक जुडिशल हिस्ट्री में मिलती है, कि जस्टिस आयशा ए मलिक को एलिवेट कर दिया गया और 23 या नेक्स्ट 9 सितंबर को वो हल्फ उठा लेंगी और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली खातून होंगी जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जज मुतय्यन की जाएंगी। हमारी तरफ से उनको खुश आमदीद और मुबारकबाद। अच्छा, इसके साथ ही ये महीना बड़ा एहतराम और मोहतरम एक महीना शुरू हो गया है, मुहर्रम उल हरम है और ये एक नया इस्लामी साल भी शुरू हो गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट हमारे पास होता है आशूरा मुहर्रम, जो वाक़ई करबला के हवाले से, शहादत इमाम हुसैन के हवाले से इसको हम मनाते हैं और बहुत सारी मजालिस जो है घरों में और मसाजिद में मुनाक़िद की जाती है। इस हवाले से हमें पढ़ना चाहिए कि वाक़ई करबला क्या था और वाक़ई करबला के बेसिस पे जिस तरीके से शहादत इमाम हुसैन हुई, उससे हम क्या सबक सीखते हैं, इसको हमें बगौर इसका मुताला करना चाहिए। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं जिनको ये वाक़ई करबला के हवाले से ज़्यादा आगाही नहीं है, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम वाक़ई करबला के हवाले से जो हमें चीदा जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो क्या है, कि किस तरीके से इमाम हुसैन का सर कलम किया गया और शिमिर जो कि फ़ौजी जर्नल था, उसने किस तरीके से उनको शहीद किया। तो इस हवाले से थोड़ा सा तफसीलात पढ़ें, अखबारात में, रसाइल में ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं। शहादत इमाम हुसैन के हवाले से हम सबको इस पर गहरा मुताला करना चाहिए। तो बहरहाल इस पे हम जितनी भी इबादत करें और जो भी हम कोशिश करें कि अच्छा काम करें, वो हमें करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा थोड़ी बात करते हैं काबुल के हवाले से। काबुल में आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने ऐलान किया हुआ है कि वो 9/11 से पहले काबुल से या अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजों का इनखला कर देगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक डाउटफुल पॉइंट नज़र आ रहा है कि आज ये खबर लगी हुई है कि 3000 ट्रूप्स अमेरिका ने दोबारा भेज दिए हैं। इसी तरीके से तकरीबन 200-300 ट्रूप्स जो हैं वो बरतानिया ने काबुल भेज दिए ताकि वो अपने जितने एम्बेसी के जो वर्कर्स हैं उनको वापस निकाला जाए बगैर किसी प्रॉब्लम के या कोई ऐसा हादसा रूनुमा ना हो काबुल में। कहा यह जा रहा है कि तालिबान बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और वो काबुल पर भी जल्द अज जल्द कब्ज़ा कर लेंगे।
बहरहाल इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और काबुल और अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारी एक नेक नियति के साथ हमारी ये दुआ है और कोशिश भी है एज अ पड़ोसी मुल्क होने के कि अफ़गानिस्तान में पीस आए, अफ़गानिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन सके। क्योंकि जिस तरीके से एक कॉमन फैक्टर आता है कि अगर आपका पड़ोसी जो है वो खुशहाल है, पड़ोसी आपका अच्छा है, ठीक है, तो ज़ाहिर है हम भी उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो हमारी दुआ है कि अफ़गानिस्तान में, जो कि पिछले साल से 30-40 साल से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े संगीन हैं, बड़े ख़राब हैं, वहाँ पर आए दिन जंगी सूरत हाल बरपा रहती है। इस हवाले से हमारी दुआ है कि काबुल और इस अफ़गानिस्तान में एक मरबूत निज़ाम के तहत वहाँ पर एक अमन और आश्ती का गहवारा बने और आने वाली जो नस्ल है वो एक अच्छे माहौल में परवान चढ़ सके, वो तालीमी काबिलियत हासिल कर सके और दुनिया में एक अच्छा नाम रोशन करे। तो इसके साथ ही बहरहाल हम देखते हैं कि काबुल में मजीद और क्या सिलसिले रहते हैं। हालांकि हम ये देख रहे हैं कि खलीलजाद साहब जो वहाँ के नुमाइंदे हैं और जो कतर दोहा में उनकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये भी काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं। बहरहाल हमारी दुआ तमाम अफ़गानी भाइयों के साथ हैं। अच्छा, इसके साथ ही इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हमारे पास आज 3-4 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो करेंसी है वो डॉलर के वर्सेस में काफ़ी वीक होता चला जा रहा है और 165 रुपीज़ तक डॉलर पाकिस्तान में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसकी देखिए कुछ बातें हमें समझने की ज़रूरत है कि ये 165 जहाँ के हमने देखा था 150 रुपये तक डॉलर पहुँच गया था और बड़ी खुश आइन बात थी, लेकिन ये धीरे धीरे 15 रुपये का जो इजाफा है ये क्यों हुआ। इसकी जो बुनियादी वजह हमें समझ में आ रही है, एक तो हमारे पाकिस्तान में, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं इम्पोर्ट्स पे कि दरामद कर लो, आटा, दाल, चावल, खाने पीने की चीज़ें, गाड़ियाँ, हर चीज़ जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि जब इंपोर्ट बिल हमारे पास आता है तो हम मार्केट से डॉलर को ख़रीदने की कोशिश करते हैं और डॉलर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इस सबसे पहला हमें तो अहद 14 अगस्त के हवाले से भी ये करना चाहिए कि हम इंपोर्टेड आइटम पर रिलाई ना करें, हम इंपोर्टेड आइटम्स ना मंगाएं, हम पाकिस्तान बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी वाली चीज़ को एडॉप्ट करें, इस पॉलिसी पर अमल पैरा हों ताकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो कम से कम हो जाए और हम एक्सपोर्टर के तौर पर सामने आए। एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री कंसिडर किया जाता है, हमारे पास जो कॉटन है, वीट है, राइस है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो रिड्यूस हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट बिल बढ़ जाए। जब एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली ये डॉलर कम हो जाएगा, हमारे यहाँ महंगाई कम हो जाएगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी में एक बेहतरी दिखाई देगी। अच्छा, दूसरी वजह जो डॉलर के महंगे होने की है, वो जो काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल से ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया एक अताब का शिकार है और पूरी दुनिया में जो ट्रैवलिंग है वो बैन हुई है, ख़त्म हुई है। अच्छा, इस ट्रैवलिंग के साथ साथ हम देख रहे हैं कि हज, उम्रा और जो लोग सैर व तफरी की गर्ज से दुनिया में जाते थे वो सब बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ गया था और अब हम ये देख रहे हैं कि डॉलर 165 रुपये तक चला गया। ये रीओपनिंग की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल आइंदा देखते हैं, लेकिन रीओपनिंग तो ज़ाहिर है एक ना एक दिन होनी है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए अपनी एक्सपोर्ट्स पर ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, हमारी इंपोर्ट्स डिक्लाइन कर जाएं। इसमें हर शख्स को अपना रोल प्ले करना चाहिए। हम और आपको कोशिश करनी चाहिए कि बाहर मार्केट में जब हम डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो हम पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को ख़रीदें, ना कि बाहर की चीज़ों को ख़रीदें। अगर हम अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लें, इस अहद कर लें इस 14 अगस्त के हवाले से कि जनाब हम इंपोर्टेड आइटम को नहीं ख़रीदेंगे, हम गुड़ रोटी खा लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा, और ना कि हम बाहर की फ़ॉरेन चॉकलेट्स खाएं, चीज़ खाएं, ये ना करें। तो बहरहाल इस पे हम सबको अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ म्यूचुअल फंड के हवाले से और जो खबर हमारे पास इम्पॉर्टेंट थी, मैं मंडे को बैक जाता हूँ। मंडे को सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट में एक बड़ी भूचाल वाली सिचुएशन क्रिएट हुई बरोज़ पीर, आज से 4 दिन कबल, और गोल्ड ने तकरीबन $100 डाउन हो गया, सिल्वर जो है $2 डाउन हो गए, यानी 200 पॉइंट मार्केट डाउन हो गई। और उसकी जो वजह समझ में आई, काफ़ी लोग पूछते रहे कि यासिन भाई क्या बातें हैं, तो मैंने उनको जो खबर बताई थी वो ये थी कि जो कि पहले भी मैं अपनी वीडियो क्लिप में आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ
कि दुनिया में जब भी कोई बड़े जो हॉलीडेज आते हैं, चाहे वो यूरोप में कोई हॉलीडे हो, क्रिसमस हॉलीडे हो, थैंक्स गिविंग डे हॉलीडे हो, या गुड फ्राइडे की या ईस्टर हॉलीडे आ जाए, या फिर चाइना की साइड पर अगर आप देखें तो लूनर ईयर हॉलीडेज वहाँ पर आ जाते हैं, 20-25 दिन के लिए बाज़ारें बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से जापान में या दूसरे ममालिक में जब छुट्टी होती है, इवन के पाकिस्तान और इस्लामी कंट्रीज़ में जब ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की छुट्टियाँ आती हैं, तो इसमें भी एक हैपोजिट मूव होती है और मार्केट अपने वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर देती है। यही कुछ हुआ 3-4 दिन कबल जापान, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका की मार्केटें बंद थी, जो कि एक खासा पूरी दुनिया के में अगर आप चेक करें तो 25-30% इनका वॉल्यूम होता कंसिडर किया जाता है। अब जब ये वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और हम ये देख रहे हैं कि मार्केटें बंद थी, तो इन बेसिस पे हमने ये देखा था कि गोल्ड की मार्केट एट सडन $1677 का लो कर गई, 22.30 का सिल्वर ने लो कर दिया बिकॉज ऑफ दिस लेस वॉल्यूम। अच्छा, उसी दिन मैंने आपसे तमाम लोगों की खिदमत में ये बात पेश की थी कि जनाब ये मार्केटें दोबारा से रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि उसकी वजह सिर्फ यही थी कि जापान, सिंगापुर और साउथ अफ्रीका की मार्केटें बंद पड़ी हुई थी। तो बहरहाल आज आप देख लीजिए कि गोल्ड जो है वो 1761 आ गया, अगर आप लो से लगाइए तो तकरीबन $80 प्लस हो गया। इसी तरह सिल्वर भी तकरीबन $1.5 तक ऊपर आ चुका है, 150 पॉइंट सिल्वर ऊपर आ चुका है। तो इन तमाम हालात और वाक़यात को आपको पहले से समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जनाब किसी मुल्क में अगर छुट्टी आ रही है तो आप काम ना करें, इस फाइनेंशियल रिस्क की मार्केट में आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज ना करें। या आप अगर गोल्ड और सिल्वर के व्यापारी हैं, सिल्वर और गोल्ड में आप कारोबार करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, तो उसमें भी आप बड़ी ख़रीदारी ना करें, बड़ी जो है वो सेल आउट ना करें। तो इन तमाम चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इस बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केटें दोबारा से ऊपर की तरफ चली गई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट है, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, तारीख की बुलंद तरीन सतहों को डेली बेसिस पे तोड़ रही हैं और नए रिकॉर्ड्स, नए बाब रकम कर रही हैं। अब इनकी जो बुनियादी वजह मैं आप तमाम लोगों से शेयर करता रहता हूँ कि भाई अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, जापान है, बरतानिया है, ये तमाम कंट्री जो कि दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कहलाते हैं, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, ये अपने शरह सूद को नहीं बढ़ा रहे। अच्छा, बहुत दिनों से ये बात होती रही कि जनाब वो शरह सूद बढ़ा देंगे तो स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, और दूसरी तरफ ये कहा कि जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, इन बेसिस पे भी इफरात ज़र इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। ये भी हम मान लेते हैं। अभी पिछले दिनों $1 ट्रिलियन का स्टिमुलस पैकेज, जो सड़कें हैं, पुल हैं, दरियाई जो पानी है या तालाब हैं, उन हवाले से अमेरिका की एक बाई पार्टिजन यानी कांग्रेस में जो इनकी रिपब्लिकन पार्टी है और जो डेमोक्रेट्स है, उन्होंने 69% जो है वो वोट पास कर दिया और $1 ट्रिलियन तकरीबन $3.5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज अमेरिका को उभारने के लिए वो पेश हो गया और पास हो गया। देखिए, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अमेरिका की स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, कहीं कोई नेगेटिव खबर नहीं है। और इन्हीं पॉजिटिविटी की वजह से कि जनाब ये स्टिमुलस पैकेजेस और पिछले 2 साल में तकरीबन $6 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के या तकरीबन 10 ट्रिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पास हो चुके हैं और अमेरिका की इकोनॉमी डे बाय डे ऊपर की तरफ चली जा रही है। चाहे उसमें फेसबुक हो, एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, नेटफ्लिक्स, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये ऊपर की तरफ चली गई हैं। और हम ये देख रहे हैं कि ये स्टिमुलस पैकेजेस आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा इफरात ज़र बढ़ता चला जा रहा है। अब इस इफरात ज़र को कंट्रोल करने की बातें हमें जेनेट यालन जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं और जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं मिस्टर जर्मी पाल, ये भी बारहा कहते चले आ रहे हैं कि जनाब इंटरेस्ट रेट को हम नहीं बढ़ाएंगे, हम जो बॉन्ड बाय करते हैं, जो बॉन्ड परचेज करते हैं मंथली बेसिस पे कि $120 बिलियन का फेडरल रिजर्व बैंक बॉन्ड परचेज करता है मार्केट से या गवर्नमेंट से, वो बॉन्ड को हम टेपर कर देंगे, बॉन्ड की परचेजिंग को टेपर कर देंगे, कम कर देंगे। अच्छा, इस बात को समझने की बड़ी जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं ये टेपरिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जब फेडरल रिजर्व बैंक टेपर करेगा, बॉन्ड की परचेजिंग को कम करेगा, तो मार्केट में डॉलर की जो फ्लोटेशन है, जो सर्कुलेशन है, वो कम हो जाएगी। जब वो कम हो जाएगी तो डॉलर की कदर कीमत में इजाफा हो जाएगा एंड प्लस बॉन्ड, ये जो इन्फ्लेशन है ये कंट्रोल हो जाएगा। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा तो देयर इज नो नीड टू रेज इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो फिर स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ चली जाएंगी, डॉलर का जो सर्कुलेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की परचेज को टेपर किया जा रहा है, कम किया जा रहा है।
तो ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अच्छा, टेपरिंग की यही बात हम देख रहे हैं कि बरतानिया के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो भी यही बातें कर रहा है। तो बहरहाल इन तमाम पॉइंट्स को, ये जो मेरी स्पीच है इसको आप दोबारा भी सुन लिया करें, ताकि जो पॉइंट्स आप मिस कर जाते हैं उसको आप समझ कर और ख़ुद पढ़ने की कोशिश करें, ख़ुद समझने की कोशिश करें। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कुछ ना कुछ आगाही हासिल कर सकते हो। मुझे जितना कुछ मालूमात होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, बहरहाल ये कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर की गई। आज है जुमे का दिन, कल हो जाएगा सैटरडे संडे। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट कल 14 अगस्त होगा, हफ्ते का दिन है। और हमारी ये दुआ है कि ये 14 अगस्त हम सब के लिए एक नई खुशियाँ लाए, हम नए अहद के साथ अपने एक नए 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। जाते हुए आप तमाम लोगों से गुजारिश यही रहती है कि इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ तो इससे पहले भी आपसे राब्ता कायम किया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़।